नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लास से प्रभाव। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भवन का जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन उसको हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले जितने भी वीडियो हैं उन सबका एक्सरसाइज देख लिया होगा, ध्यान से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। और यदि हाँ, इस सारे क्वेश्चन आंसर का यदि आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए, आप फोटो के रूप में चाहिए, तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें बाबू। इसको हो सकता है जितना हो सकता है शेयर जरूर। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुमको क्या कर रहा है कि निम्नांकित में से किसका जड़त्व अधिक है बाबू। ठीक है, तो किसका जड़त्व अधिक है तो क्या होगा, एक रबर की गेंद या उसी आकार का पत्थर या साइकिल या रेलगाड़ी या 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का। ठीक है। तो तुमको कह रहा है कि एक रबर की गेंद का जड़त्व ज्यादा अधिक होगा या उसी आकार के पत्थर। ठीक है, तो जो जड़ा तो होता है, ठीक है, तुम सब लोग जानते जानते हो कि जड़ा तो जो है क्या होता है, द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यदि जड़ा तो ज्यादा है तो उस वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व ज्यादा होगा। यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा। तो तुम अपने खुद बताओ कि एक रबड़ की गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होगा कि उसी आकार का पत्थर का होगा। ऑब्वियसली होगा कि पत्थर का। ठीक है, तो ए में किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा जड़त्व किसका हो जाएगा, पत्थर का ना, तो पत्थर। बी पर आते हैं। बी तुमको क्या कर रहा है, एक साइकिल या रेलगाड़ी, तो साइकिल का ज्यादा मास होता है कि रेलगाड़ी का बाबू, रेलगाड़ी का ना। इसका भी जवाब हो जाएगा रेलगाड़ी। सी पर आ जा। 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का, तो 5 रुपए का सिक्का क्या होता है, मोटा होता है ना, तुम देखे होगे। और 1 रुपए का सिक्का क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, तो मास किसका ज्यादा होगा, 5 का ना, तो 5 रुपए का सिक्का का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि न्यूटन की गति के कौन सा नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन को फर्स्ट लॉ कौन कहा जाता है बाबू, क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, यानी हिंदी में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम गति का न्यूटन नहीं बाबू, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति के नियम। नेक्स्ट आएगा, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है बाबू। तो गति का जो फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम भी बल का तुमको परिभाषा देगा, और द्वितीय नियम भी। ठीक है, वो कैसे से समझते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या बताता है, कोई जो वस्तु है यदि वह विराम में है, ठीक है, तो विराम से क्या होना चाहता है, वह गति में आना पसंद नहीं करता है। और गति में है तो क्या होता है, विराम में आना नहीं पसंद करता है। तो उसको पसंद करने या नापसंद से तो काम चलना नहीं है। तो गति को विराम में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। विराम से गति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए प्रथम नियम भी परिभाषा देता है। और द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम तुमको फॉर्मूला लाता है, ए बराबर क्या होता है, एम। यहाँ से तुमको पता चलता है कि फोर्स जो होता है क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम भी और द्वितीय। थर्ड पर आ जाओ, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा। थर्ड, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा, कि जब उस पर क्या हो जाएगा, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम एन। तो यदि फोर्स यदि इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यदि फोर्स इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा, उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं तो यदि मोशन में तुम सब लोग पढ़े होगे तो मोशन में एक्सलरेशन जीरो कब होता है, जब जो वेलोसिटी है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हो जाता है, एक समान चाल से चले। ठीक है, क्या रहे बाबू, एक समान चाल से चले या एक समान वेग से चले। ठीक है, तो दो स्थिति में त्वरण जीरो होगा, ये क्या होगा, यदि उसका फोर्स जीरो होगा तब भी उसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। नहीं तो वह एक समान वेग या एक समान चाल से चले तब भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाओ। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान क्या लिखा है, एम ना, अब वेग क्या लिखा है, भी। तो एम भी से कौन होता है, पी ना बाबू, यानी पी का नाम क्या होता है, मोमेंटम ना, तो मोमेंट। ठीक है, मोमेंटम यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, संवेग ना, संवेग। ठीक है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को हम क्या कहते हैं, वो संवेग ना। नेक्स्ट आ जाए, संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, P2 माइनस P1 बटा टी। ये क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, दर यानी समय ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है,
संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? फोर्स यानी बल कहते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए। एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? ठीक है, फोर्स और उसके त्वरण के बीच में क्या संबंध है? तो फोर्स और ये क्या होता है फॉर्मूला एम ए ना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये, यानी ए क्या होता है? ए के समानुपाती होता है। यदि एफ बढ़ेगा तो क्या होगा? ए भी बढ़ेगा। एफ घटेगा तो क्या होगा? ए भी घटेगा। ठीक है। हम क्या कहेंगे कि समानुपाती संबंध है। ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा। नेक्स्ट आ जाओ। बल एक अदिश राशि है सदिश राशि। तो बल क्या है बाबू? सदिश राशि। ठीक है। ये किस सदिश राशि क्यों है? क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए ना। तो तुमको बताना पड़ता है ना, एक्सीलरेशन भी क्या है? सदिश है ना। यहाँ तुमको बताना भी पड़ता है कि तो बल जो है हम क्या लगा रहे हैं? उत्तर की दिशा में लगा रहे हैं, दक्षिण की दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है। चलो, तो बल क्या है? सदिश। नेक्स्ट आता है संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एम वी ना। मास का ऐसा यूनिट केजी नहीं, अभी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है? शून्य या अशून्य। असंतुलित बल। ठीक है। तो असंतुलित बल यानी क्या? इस वस्तु को असंतुलित बल लगाने 5 मिनट का, यानी वस्तु क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इस पर क्या होगा? अशून्य त्वरण। ठीक है। यानी वस्तु मूव कर रहा है यानी कुछ ना कुछ तो त्वरण उत्पन्न होगा ही। ठीक है। और संतुलित बल में क्या होता है बाबू? वो वस्तु मूव नहीं करता, उसका सिर्फ स्टेट में चेंज करता है। ठीक है। तो उसका संतुलित बल का ज्यादा क्या हो जाता है? तो संतुलित बल का क्या हो जाएगा? शून्य त्वरण। ठीक है। और असंतुलित बल क्या होगा? अशून्य। न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखे। तो तृतीय गति नियम क्या होता है? कि किसी भी वस्तु के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या एक क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड या भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं? ठीक है बाबू। तो सपोज कर लो कि यहाँ पर क्या है? एक दीवार है। ठीक है। और दीवार पर तुम धक्का दे रहे हो तो क्या होगा? तुम दीवार पर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्रिया में विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया के कारण न्यूटन के थर्ड लगेगा, ये भी तुम पर क्या लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगा। भले तुम यदि इस डायरेक्शन में लगा रहो तो ये इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अलग हो सकता है। ठीक है। मगर यहाँ पर जो तुमको सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही पिंड पर कार्य करता है? दोनों पिंड पर? यानी क्या बनेगा? दो पिंड रहेगा तब ना क्रिया में विपरीत प्रक्रिया। एक क्या होगा? लगाने का काम करेगा, एक क्या करेगा? रिएक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड यानी क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो क्या होती है? दोनों। निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार कर सकते? कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है। ठीक है। तो कूदने से पहले मनुष्य क्या होता है? दौड़ता है। यानी क्या है? शुरू में क्या था? विराम में न था, और उसके बाद फिर क्या गया? गति में। ठीक है। तो कूदने से पहले यदि मनुष्य दौड़ता है, यानी पूछ रहा है कि किस प्रकार के जड़त्व से कूद। यानी क्या होगा? पहले किस में था? विराम में था, तो विराम में नहीं रहना चाहिए। और आप क्या होगा? गति में ना, तो किसका बताएगा? विराम में जड़त्व। नेक्स्ट आ जाओ। साइकिल सवार सवार द्वारा पैडल चलाना बंद करने के बाद भी साइकिल सड़क के कुछ दूरी तक गति में रहती है। तो कुछ दूरी तक गति में क्यों रहती है? क्योंकि उसमें अभी भी क्या होता है? गति मौजूद है ना, यानी मोशन मौजूद है। तो क्या होगा? गति हो जाएगी, गति जड़त्व हो जाएगा। यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी का एक चक्कर होता है। तो रेलगाड़ी का चलना और तो क्या हो जाता है? गति में। और यात्री का है उस समय क्या है? एकाएक नहीं चल रहा था, पहले से क्या था? विराम में न था, यानी ये भी क्या हो जाएगा? विराम में जड़त्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है। एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है। ठीक है। तो क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? देख लो बाबू, अभी हमने बताया कि एफ जो होता है क्या होता है? एम में होता है। और एफ का होता है? ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एफ 5 गुना बढ़ेगा तो एफ भी क्या बढ़ेगा? 5 गुना बढ़ेगा। मगर उसमें एक कंडीशन होगा कि मास भी उसका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जनरली मास का होता है वस्तु का, बदलता नहीं। यदि हम कहने की किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा, तो फिर इस केस में हो जाएगा कि एक्सलेशन के कारण इसका जो बल होगा क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। मगर इसमें क्या कर रहा है? ये यदि 5 गुना लगा रहा है तो बल भी क्या होगा? 5 गुना।
0.2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा तो उसका संवेग क्या होगा? स्थिर रखा है ना बाबू, तो v बराबर 0 ना, तो p का फॉर्मूला क्या होता है? mv ना, तो ये v 0 हो गया तो p बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। यदि कोई ट्रक 10 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रहा है तो उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, इसमें किसका संवेग अधिक है बाबू? तो एक तो संवेग किस पर डिपेंड करता है? p बराबर mv, यानी संवेग किस पर डिपेंड करता है? मास पर और वेलोसिटी पर। तो दोनों का वेलोसिटी दोनों का क्या है? एक ही है ना, तो इस पर तो इसमें इससे कोई रिलेशन बनेगा, मास पर आएगा। तो ट्रक का ज्यादा मास होगा कि कंकड़ का? ट्रक का ना, तो संवेग किसका ज्यादा होगा? ट्रक का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गति के उस नियम का नाम लिखा जो निम्नलिखित में, तो पानी में तैरना, तो पानी में तैरना में कौन होता है बाबू? थर्ड वाला ना, न्यूटन के तीसरा गति का नियम। ठीक है, क्योंकि जितने हम तेजी से अंदर में हाथ डालेंगे उतनी तेजी से क्या करेगा? तुमको ऊपर फेंकने का काम करेगा, उत्प्लावनल ग्रेविटेशन तुमको और पढ़ और डिटेल में समझोगे पानी में तैरना। मेज पर रखी पड़ी पुस्तक का वहीं रहना, तो मेज पर पड़ी पुस्तक है जो वहीं रह रहा है। ठीक है, यानी उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम हिलाने का काम नहीं ना कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? लाना। ये क्या करेगा? गोली का छोड़ना, तो गोली का छोड़ना है, नहीं क्या होगा? उसका मोमेंटम कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर के जीरो हो रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, इसमें हम थर्ड का भी लगा सकते हैं, मेज पर बड़ी पुस्तक को वहीं पर। ठीक है, जितना पुस्तक मेज पर लगाएगा उतना ही पुस्तक भी, और मेज भी पुस्तक के ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो थर्ड ला भी हो सकता है। नेक्स्ट है जो घर्षण बल की दिशा क्या होती है? यदि घर्षण बल की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, इसको समझना है तो समझ लो। यदि समझ लो कि टेबल है, ठीक है, टेबल पर हम किताब को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा? टेबल भी काम किताब को रोकने का काम करता है ना, तो यानी क्या होगा? विपरीत में ही लगेगा, यानी रोकने वाला क्या? जैसे समझ लो, जो ट्रेन आदमी है तो हमेशा क्या करता है? टांग अड़ाने का काम करता है, यानी क्या करता है? तुम वो अच्छा करो तो उसको खराब कर बनाने का काम करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हमेशा तुमको क्या लगेगा? निगेटिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यानी विपरीत दिशा में ना। नेक्स्ट आ जाओ। 0.1 केजी का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से ऊपर लगा हुआ, एक समान वेग से चल रहा है बाबू। ठीक है, तो एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? 0 ना, तो त्वरण 0 हो गया था, ये क्या हो जाएगा? 0। 2 न्यूटन का एक बल 2 केजी, तुमको उसमें त्वरण क्या है? ठीक है, तो एफ तुमको क्या दे दिया है? 2 न्यूटन। मास तुमको क्या दे दिया है? 2 केजी। ये ना पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम में ना, ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा एम ना। एफ क्या हो गया? दूना। एम कितना हो गया? दूना, बराबर क्या हो गया? 1 ना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? एफ कितना है तुमको? 25 न्यूटन। ए कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम पूछ रहा है। एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? एम है ना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा ए ना। एफ कितना है? 25 ना। ए कितना है? 5 ना, कटकुट के क्या आ जाएगा? 5 ना, तो 5 के। ठीक है।